स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। आज मैं आपको बताऊंगा उन योद्धाओं की वीर गाथा जिन्होंने विदेशी सरजमी पे अपने पराक्रम का जौहर दिखाया और एक कामयाब ऑपरेशन किया। उन्होंने इस ऑपरेशन में अपने 225 साथियों को नहीं छुड़ाया बल्कि वहाँ के लोगों को भी एक आतंकी संगठन से मुक्ति दिलाई। और वो खतरनाक योद्धा थे गोरखा। जी हाँ, गोरखा। सन 1816 में एंग्लो और नेपाल वॉर हुआ। इस वॉर में नेपाल हार गया। अंग्रेज जीत जाने के बाद भी उन्होंने गोरखाओं को अपनी सेना में रिक्रूटमेंट करना शुरू किया। जी हाँ, सन 1816 से लेकर आज तक वर्ल्ड के बड़े बड़े देश नेपाल में जाकर गोरखाओं को अपनी आर्मी में इनरोलमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। जी हाँ, और इन देशों में है इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश नेपाल में जाकर आज भी गोरखाओं को रिक्रूटमेंट करते हैं। तो इसकी वजह है, गोरखा तो एक तो वफादार होता है और दूसरा युद्ध में यमराज के नाम से भी जाना जाता है। लेजेंडरी वॉरियर भी कहते हैं गोरखा को। जी हाँ, इनकी वॉर स्किल इतनी खतरनाक होती है कि कोई क्या कहे। इनके पास एक परंपरागत चाकू होता है जिसे खुकरी कहा जाता है। जी, खुकरी। और ये भी कहा जाता है कि अगर एक गोरखा को खुकरी के साथ घने से घने जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो वो जिंदा अपना रास्ता बनाकर वापस आ जाता है। जी हाँ, वॉर स्किल इनकी अति उत्तम है। इनके लड़ने का तरीका बहुत ही खतरनाक है। नेपाल की मार्शल कौम होती है गोरखा। जंगे मैदान में इनको यमराज के नाम से जाना जाता है। ये दुश्मन पर इस कदर वॉर करते हैं कि दुश्मन को ये भी पता नहीं चलता कि कब वो काल के मुंह में चले गए हैं। हमारे पहले फील्ड मार्शल जनरल मार्शल ने कहा था कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो गोरखा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि गोरखा मौत से भी नहीं डरता। जी हाँ, मैं बात कर रहा था उस ऑपरेशन की जो विदेशी सरजमीन पे की थी। तो वो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, सीरा लियोन। जी हाँ, ये है वो देश, सीरा लियोन। से उस देश में सन 1991 से 2001 के बीच में एक सिविल वार हुआ। विद्रोही संगठन था RUF, रेवोल्यूशन यूनाइटेड फ्रंट। ये गृह युद्ध, वॉर युद्ध में कम से कम 50,000 लोग मारे गए और 20 लाख लोगों ने वो अपना वतन छोड़ा। RUF इतने बेहवान थे कि उन्होंने लोगों के हाथ तक काट दिए थे कि वो वोट ना कर सकें। चारों तरफ दहशत का माहौल था। उन्होंने बच्चों को पकड़ पकड़ कर ज़बरदस्ती चाइल्ड आर्मी बनाई हुई थी। छोटे छोटे बच्चों के हाथ तक काट दिए, ये चाइल्ड आर्मी। और इसको कई जगह यूज़ किया। सन 1999 यानी कि 1999 में UN ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने UN पीस कीपिंग फोर्स को यहाँ पे भेजा शांति रिस्टोर करने के लिए। जी, ऐसी UN पीस कीपिंग फोर्स का एक ही मोटो होता है, टू रिस्टोर द पीस। किसी भी तरीके से शांति को बनाए रखना। इनके पास कोई राइट नहीं होता, लीगल राइट नहीं है ये किसी पर अटैक करे, किसी पर सर्जिकल अटैक करे। इनका जो हेडक्वार्टर है सिक्योरिटी काउंसिल वो न्यूयॉर्क में होता। तो मैं बात कर रहा था RUF वो विद्रोही संगठन जिन्होंने सीरा लियोन के 3 शहरों को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया था। और वो शहर थे कैलानून, दारू और पेंडुम। इनकी हैवानियत से लोग परेशान थे। इन्हीं को अपने साथियों को बनाने के लिए जो ऑपरेशन चला वो था ऑपरेशन खुकरी। ऑपरेशन खुकरी इसलिए चलाया गया क्योंकि इस UN मिशन की पीसिंग फोर्स में मैक्सिमम इंडिया की टुकड़ी थी और गोरखा रेजिमेंट के इसमें जवान थे। इसमें 4-5 कंट्रियाँ और भी थी, घाना, नाइजीरिया, यूनाइटेड किंगडम ने भी साथ दिया, लेकिन ज़्यादातर इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी थी, वो भी गोरखा। अपने 325 साथियों को इन्होंने छुड़वाना था। और ये बात है अप्रैल 2000 की, जब RUF ने कहलून को
की बाउंड्री को चारों तरफ से बुरे तरीके से घेर लिया था और इसी में वो जवान फंसे हुए थे। कुछ तो कैलून सिटी में थे और कुछ दारू शहर में फंसे हुए थे। चाइल्ड आर्मी की मदद से जो कि ये बनाते थे, इन्होंने कैलून को बुरे तरीके से घेर लिया था और एक ब्रिगेड को वहाँ लगा दिया था। इसी तरीके दारू को भी इन्होंने घेर लिया था। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो ऑपरेशन था मल्टीनेशनल था, इसमें 3-4 कंट्रियाँ शामिल थी और तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल बन जाता था। दूसरा, इनके पास कोई राइट भी नहीं था अटैक करने का। इंडियन कमांडर ने अपने साथी कंट्री जो ये दूसरे देशों के सेना आई हुई थी, आर्मी आई थी, उनके साथ तालमेल बैठाया, उनके कमांडरों के साथ। अगर ये ऑपरेशन सिर्फ इंडिया को ही करना होता तो ये ईजी था, क्योंकि उसमें एक ही कमांडर की कमांड एंड कंट्रोल चलती है। किसी भी तरीके से इंडियन कमांडर ने अपने साथी कमांडरों से तालमेल बैठाया और ऑपरेशन को करने की परमिशन मिली। अब इस ऑपरेशन को 5-6 लेवल में किया गया। पहला, कुछ टुकड़ियाँ अटैक करेंगी, दूसरी कोई रिस्टोर करेगी, तीसरी एक्सट्रैक्शन करेगी, अल्टीमेट उनका फाइनल पेंटल दारू था। इसमें उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंसी, सिग्नल इंटेलिजेंसी को यूज़ किया। हिंदुस्तान का ही एक जवान RUF में जाके ड्राइवर की नौकरी करता था। दूसरी तरफ जो लैंग्वेज यूज़ की गई है इस ऑपरेशन में, खास करके जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो थी मलयालम लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। इसमें हेलीकॉप्टर, ज़मीनी स्तर पे टैंक और पैरा कमांडो की भी हेल्प ली गई थी, पर मैक्सिमम इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गोरखा ने, क्योंकि गोरखा की रेजिमेंट के काफ़ी वहाँ पे जवान थे। पहले नेगोशिएशन करने की कोशिश की गई, लेकिन RUF किसी भी तरीके से नहीं माना। जब वार्तालाप ख़त्म हुई तो ऑपरेशन को प्लान किया गया। RUF जो कि कहलून को पहले ही उसकी बाउंड्री को अच्छे तरीके से घेर कर बैठा हुआ था, एक अच्छी पोजीशन में था, क्योंकि उसने पूरी बाउंड्री पे एक ब्रिगेड लगा के रखी हुई थी, रेवोल्यूशन यूनाइटेड फ्रंट ने। अब इस बाउंड्री में जाना, इस शहर में जाना एक चैलेंज बन जा रहा था। फिर भी ये ऑपरेशन प्लान किया गया और जुलाई मंथ मतलब 13 जुलाई को हेलीकॉप्टर की मदद से कहलून शहर की बाउंड्री पर टुकड़ियों को उतारा गया, दारू में, पेंडलुम में। जी हाँ, 13 जुलाई से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और 16 को ख़त्म हो गया। 13 जुलाई बाउंड्री कहलून टाउन की। यहाँ पे जैसे ही हमारे जवान उतरे, फायरिंग शुरू हुई। गोरखा जो कि यमराज कहलाता है मैदान जंग में, अपने घायल साथी को कभी भी मरता नहीं देख सकता, उसे फर्स्ट एड जरूर देगा, बेशक उसे अपनी गन को थोड़ी देर के लिए शांत करना पड़े। दोनों तरफ से फायर होती है ज़मीनी स्तर पे। दूसरी तरफ दारू में भी ड्रॉप किया जाता है कुछ टुकड़ी को, ताकि वहाँ पे भी RUF को खदेड़ा जाए। कहलून का शहर आग में झुलस जाता है, फायरिंग होती है। हमारी टुकड़ी ये ध्यान रखती है कि यहाँ पे सिविलियन की कैजुअलिटी कम हो, लेकिन वॉर है तो कैजुअलिटी होना जाहिर था। जख्मी साथी को गोरखा कभी अकेला नहीं छोड़ता, बेशक उससे अपनी बंदूक शांत करके उस घायल साथी को निकाल कर कहीं शांत जगह में ले जाके फर्स्ट एड देना होता है। दारू की बाउंड्री पे टैंक का इस्तेमाल किया गया और ग्राउंड स्तर पे फायर हुई। दारू टाउन की बाउंड्री पे भी जहाँ RUF के भी लड़ाके थे, ज़मीनी स्तर पे फायर होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन में हार्डली 13 को ये ऑपरेशन हुआ था, 14 को दारू में और पेंडलुम को RUF से खाली करवा दिया गया था। मतलब गोरखा जैसे शेरों के आगे वो लड़ाके टिक ही नहीं पाए, क्योंकि आज तक उन लड़ाकों ने जो वॉर किया था वो निहत्थे लोगों पे किया था। पहली दफ़ा उनका गोरखा नाम के शेरों से पंगा पड़ा।
72 एक दिन में ही उन्हें दारू और पेंडुलम को खाली करके भागना पड़ा। वो बैक फुट पे आ गए। जी हाँ, पेंडुलम में कुछ ऐसा ही हुआ। पेंडुलम में जो लड़ाके गए उनको भी वापस आना पड़ा। गोरखा की वार स्कीम देख के उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आरएफयू की हो क्या रहा। वो भागे क्योंकि उनका सामना हुआ यमराज से। अब दूसरी तरफ पेंडुलम में भी एक टुकड़ी को उतारा गया। पेंडुलम की टुकड़ी में भी गोरखाओं का वही जुनून और उसी तरीके से उनका वॉर करना कि आरयूएफ टिक नहीं पाए उनके निशाने के सामने। और ये सर क्योंकि इस ऑपरेशन में एक तो मल्टीनेशनल ऑपरेशन था, तो तालमेल जो बैठा था वो वैसा था कि गोरखा ही सबको लीड कर रही थी। गोरखा रेजिमेंट के जवान ही लीड कर रहे थे। और ये एक अपने आप में ऐसा वो वॉर था कि इस वॉर के ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ पे वॉर मेमोरियल बना। तो मैं बात कर रहा था कि जब ये फायरिंग होती है तो वो बड़ी मुश्किल से एक दिन में तो 13 से स्टार्ट हुआ और 14 या 15वें दिन तक पेंडुलम और दारू से वो आरयू भाग खड़े हुए। प्लान ये था कि लिंक बनाना था। घायल साथी, मैंने पहले कहा कि गोरखा अपने घायल साथी को छोड़ता नहीं है। एक्चुअली में कैलून से सैनिकों को निकाल के दारू लाना था, पेंडुलम से दारू लाना था और दारू ही उनका एक फाइनल पॉइंट था जहां से पूरों को निकालना था। एयर स्ट्राइक की मदद से दारू और पेंडुलम से तो ऊपर कैलून में भी आरयूएफ की कमर टूट गई। समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उनका पाला पहली दफ़ा एक खूंखार शेरों से पड़ा। बेशक गोलियां कैजुअलिटी हुई पर उतनी नहीं हुई जितनी कि आरयूएफ। और इस ऑपरेशन के बाद बड़ी मुश्किल से 1 साल ही आरयूएफ का वजूद रहा। उसके बाद उनका नामो निशान तक मिट गया। ज़मीनी स्तर पे कैलून शहर में आरयूएफ बेटर पोजीशन में थे क्योंकि और लड़ी वो पहले से वहाँ पे थे और हमारे जवानों गोरखों के लिए जगह नहीं थी, यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन नहीं थी। तो जाहिर है कि हर कदम फूंक के रखना पड़ रहा था। न जाने कब किस रास्ते पे उन्होंने आईडी बचाई हो, कहाँ से वो हाथ लगा के हमला कर दें। तो छुप के एक टीम आगे की तरफ थी जो कि रास्ता साफ करती जा रही थी। ऑपरेशन खुखरी में 3 टीमें, जो कि एक टीम जो पहले आगे जाके पूरे रास्ते को साफ इन सेंस की आने वाले दुश्मनों को ख़त्म करती जा रही थी। दूसरी टीम वो फंसे हुए जवानों को लेकर दारू की तरफ धीरे धीरे रवाना हो रही थी, मतलब शहर से बाहर आ रही थी। बाकी एयर हेलीकॉप्टरों की मदद से उनको दारू पे ड्रॉप किया गया था। पहली दफ़ा हुआ कि जब ये ऑपरेशन कैलून से उस अपने सैनिकों को छोड़ा के दारू की तरफ लाया गया, पेंडुलम से निकाल कर दारू की तरफ लाया गया। और दारू के लोगों को जब इस बात का एहसास हुआ, कैलून के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि अब वो इस विद्रोहियों से आज़ाद है, उनका नामो निशान तक मिट जाएगा, वो बैकफुट पे चले गए, तो उनमें एक अलग ही उत्साह था, एक अलग इज्जत थी। और मैं कह देता हूँ ये ऑपरेशन 13 से 16 तक चला। 72 घंटे भी वो लड़ाके जिन्होंने निहत्थे लोगों पर ही जुल्म किया था नहीं टिक पाए। और 13 जुलाई को ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और 16 जुलाई को ऑपरेशन ख़त्म हो गया। जब ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो दारू के लोगों ने, शायद ये इतिहास में पहली दफ़ा हुआ होगा कि वार ऑफ ऑपरेशन खुखरी का एक वार मेमोरियल माओ एक नदी है जिसके किनारे बनाया गया है। और ये जो मायो नदी है ये दाऊ के शहर के बगल में है और एक वार मेमोरियल बनाया गया। और इससे बड़ी रिस्पेक्ट, इससे बड़ा सम्मान शायद ही कभी किसी सेना को मिला हो किसी देश की, वो भी विदेशी सरजमीन पे। यूएन मिशन की भी इसमें थोड़ी सी इज्जत बढ़ी क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ कर नहीं पा रहा था। और गोरखा यमराज अपने पराक्रम का जोर दुनिया को मनवा चुके थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। थैंक यू।